एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बुशरा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे लास्ट 2 प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। वो वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डिफरेंस को ईजिली समझने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है और डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, तो समझते हैं। फर्स्ट है नेचर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसे होता है। ये होता है इट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक। अभी इसका समझ लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इट इज लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो समरी है कैश बुक की। जैसे कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, सिमिलरली हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करेंगे। वो हो सकती है हमारी कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होंगी, जितनी भी कैश पेमेंट्स होंगी, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगी। और इसका नेचर कैसा होता है, ये जस्ट कैश बुक की एक समरी की ही तरह है। अब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा है। ये है इट इज़ लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कोई भी बिजनेस एंड कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, सिमिलरली यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जस्ट वेलफेयर के लिए काम करते हैं या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर को क्या करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, उसकी जगह कर रहे हैं वो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट जस्ट ऐसा है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसे ही ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हम फाइंड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर्स से तो वो हमारा कहलाएगा बैलेंस, जो होता है वो सरप्लस कहलाएगा। अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं इनकम से तो वो कहलाएगा डेफिसिट, जिसमें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा है इनकम से। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कौन सा है, अकाउंट का नेचर कौन सा है। तो ये है रियल अकाउंट और ये है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा था कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट हमें किसको करना है, जो कम सीन हो रहा है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कम सीन हो रहा है हमें उसका करना है डेबिट, और क्रेडिट उसको करना है जो बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी कम सीन हो रहा है कैश में ही क्या होगा, कम सीन होगा। तो जितना भी कम सीन हो रहा है वो हमारी कहलाएंगी रिसिप्ट्स, और जितना भी गोज आउट हो रहा है, मतलब गोज आउट बिजनेस से जा रहा है तो हम पेमेंट कर रहे हैं तभी वो जा रहा होगा। तो डेबिट साइड में हमें लिखना है रिसिप्ट्स को और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है पेमेंट्स को। रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो डिपेंड करता है कि हम डेबिट साइड में रिसिप्ट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं पेमेंट्स को। वो क्यों लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रियल अकाउंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जब हम फॉर्मेट करते हैं तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर्स को करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जो आते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं और क्रेडिट साइड में जो आते हैं वो सारी इनकम्स आती हैं।
नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कह रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉस हैं उनको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे हम उसको डेबिट साइड में शो कर रहे हैं। तो वहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, जितनी भी इनकम्स हैं और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि क्रेडिट साइड में हम क्या कर रहे हैं, सारी जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी क्रेडिट साइड में शो की जा रही है। जब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा है, नॉमिनल अकाउंट है, या आप ये समझते हैं कि उसका जो फॉर्मेट है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ आइटम। नेचर ऑफ आइटम्स। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम्स का नेचर कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी समझ चुके थे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के दोनों ही तरीके के नेचर्स के क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है या आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इट कंटेन्स कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू आइटम्स। यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं या हम उनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकती हैं या कैपिटल पेमेंट्स भी हो सकती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो सकती हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो है वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे कैपिटल नेचर की हो। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इट कंटेन्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स यहाँ पे सिर्फ जो इनकम्स हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल इनकम्स को हम इंक्लूड नहीं करते, कि सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है कैश ट्रांजैक्शंस एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये कैश बुक की ही समरी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करेंगे, नो कैश ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इंक्लूड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो दोनों ही आएंगे। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इनके बेसिस पे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि नेचर, ये कैश बुक की समरी है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। ये है नेचर ऑफ अकाउंट, ये नॉमिनल रियल अकाउंट है और वो है नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। अब आता है नेचर ऑफ आइटम्स या ट्रांजैक्शंस, वो नेचर कैसा होना चाहिए उनका, तो वो होना चाहिए रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर का, दोनों का ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। बट यहाँ पर होना चाहिए सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल इनकम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आता है नेक्स्ट कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन।
इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन दोनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इस पीरियड या ईयर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन से ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सी ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही हम इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, जिस भी ईयर में आप प्रिपेयर कर रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उससे रिलेटेड तो आएगा ही, बट अगर उस ईयर में आपको रिसिप्ट्स हुई है या पेमेंट हुई है कोई प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसमें इंक्लूड होंगे तीनों ही ईयर के, करंट ईयर के भी, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड भी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट may also relate to preceding and succeeding period। प्रीसीडिंग मतलब करंट ईयर से पहले वाला ईयर और सक्सीडिंग मतलब उससे नेक्स्ट वाला ईयर। यहाँ पे हम करंट ईयर के साथ साथ हम प्रीसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स relate only to the current period। इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो ट्रांजैक्शन सिर्फ प्रीवियस मतलब करंट ईयर से रिलेट होना चाहिए, तो उसकी ही हम इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेबिट साइड। ऑन द डेबिट साइड यहाँ पर हम डेबिट साइड में किसको रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ हम इसमें शो करते हैं रिसिप्ट्स को। तो ऑन द डेबिट साइड receipts are recorded। अब आता है यहाँ पर हम डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने अभी समझा था रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पर। ऑन दी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर are recorded। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जब रिसिप्ट्स जो है वो डेबिट साइड में आ गई तो पेमेंट्स जो होंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स को। ऑन दी क्रेडिट साइड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर हम करते हैं इनकम्स को रिकॉर्ड। ऑन द क्रेडिट साइड इनकम्स आर रिकॉर्डेड। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हम तीनों ईयर को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, चाहे वो करंट ईयर से रिलेट करता हो, प्रीवियस ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ही रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड में यहाँ पे रिसिप्ट्स आती हैं और डेबिट साइड में यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स आते हैं। क्रेडिट साइड में यहाँ पे पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं और क्रेडिट साइड में यहाँ पे इनकम्स रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस।
नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ऐसा ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पर है इट स्टार्ट विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ आपको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो यहाँ पे कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस इसकी स्टार्टिंग होती है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ना ही कैश एंड बैंक का, ना ही किसी और का। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस at the end represent cash in hand and bank balance. एंड बैंक बैलेंस। या हम कहेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी मैं समझा रही हूँ इसको। यहाँ पर ओपनिंग तो होती है कैश एंड बैंक बैलेंस से, और इसकी क्लोजिंग भी होती है, क्लोजिंग भी जो होती है वो कैश एंड बैंक बैलेंस से ही होती है। बट बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, जब पेमेंट्स ज़्यादा हैं रिसिप्ट से, जब पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट से तो हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बट जब रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, रिसिप्ट्स मतलब हमारे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, हमारे पास इतने सारी कैश जो है वो आया है कंपैरिजन टू पेमेंट्स, पेमेंट जो हुई है वो कम हुई है, तो वो हुआ कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक का बैलेंस। बट अगर पेमेंट ज़्यादा होंगी रिसिप्ट से तो वो हमारा कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होता है, इसका जो बैलेंस होता है वो निकलता है एट द एंड, बट यहाँ पर कोई भी कैश एंड बैंक का बैलेंस नहीं होता। यहाँ पर जब भी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर्स से तो हम उसको कहेंगे सरप्लस, जो कि हमारा डेबिट साइड में शो किया जाता है। अगर हमारी एक्सपेंडिचर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं इनकम से, जिसको हम कहते हैं डेफिसिट, तो वो बैलेंस होता है एट द एंड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें हम एक लाइन से समझ लेते हैं, बैलेंस एट द एंड represents income over expenditure and या हम कहेंगे और वाइस वर्सा। या तो इनकम ज़्यादा हो सकती है एक्सपेंडिचर से, या हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं इनकम से। अब यहाँ पर बैलेंस का तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है, यहाँ पर भी क्लोजिंग बैलेंस होता है। वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से कोई स्टार्टिंग नहीं होती, बट क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो जस्ट उसको माइनस करने पे आता है हमारा। अगर इनकम्स हमारी ज़्यादा है तो उसमें से हम एक्सपेंडिचर्स को डिडक्ट कर देंगे, अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है तो हम उसमें से इनकम्स में से डिडक्ट कर देंगे। अब बात आती है कि इन जो भी क्लोजिंग बैलेंस हुआ हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, क्या उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस होगा मतलब क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इसका जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब ट्रांसफ़र होगा तो यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा किसका, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये तो ट्रांसफ़र हो जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नेक्स्ट ईयर में ही। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स
का जो डिफरेंस होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड में। अगर इनकम कैपिटल फंड कहाँ पे शो किया जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, जहाँ पे हम कैपिटल शो करते थे, यहाँ पर हम कैपिटल फंड शो करते हैं जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो इसका बैलेंस आता है, इनकम जब ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से, जिसको हम कहते हैं सरप्लस, तो वो हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। बट अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे इनकम से तो हम उसको लेस कर देंगे कैपिटल फंड में से डेफिजिट के तौर पर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।